2,89,00,000 वोटर के नाम काटे गए हैं। क्या उससे क्या आम आदमी पार्टी का भी नुकसान हो रहा है? जो एक कहते हैं ना कि लॉ दिखनी चाहिए थी समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश में, वो देखने को नहीं मिली। तो 2022 और आज के वक्त में क्या परिवर्तन देख रहे हैं आप? 2014 से कौन सा बड़ा उद्योग आप बताइए उत्तर प्रदेश में लग गया? रेल डब्बा बनने की फैक्ट्री जो रायबरेली में सोनिया गांधी जी ने लगाई थी, उसके बाद ऐसा कोई बड़ा प्लांट बताइए जो उत्तर प्रदेश में लगा हो जिससे लोगों को रोजगार मिले। उस पर भी अपने बच्चों का एडमिशन नहीं करा सकते, अपने माताओं पिता का इलाज नहीं करा सकते उस सरकारी हॉस्पिटल में। किस सरकार को चलाने का काम कर रहे हैं? मतलब आपका कहने का मतलब है इधर का कान छोड़ के इधर का पकड़? नहीं, मेरा कहना ये तो वास्तव में हुआ है। अभी एक इतना बड़ा प्रोपेगेंडा चला कि जीएसटी कम हो गई, जीएसटी कम हो गई, जीएसटी कम हो गई। जीएसटी कम होने के बाद आप मुझे बताइए कि किस उत्पादन पर महंगाई कम हुई? ममता बनर्जी ने मोर्चा खोल दिया है, तो क्या अरविंद केजरीवाल ममता जी के साथ मैदान में उतरकर दो हाथ करने के लिए तैयार हैं या फिर रणनीति कुछ और है? इसका विरोध हम करते आए हैं, करते रहेंगे। उसके लिए हमको ममता बनर्जी, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन में किसी भी पार्टी का सहयोग करना पड़ेगा। जहाँ हमारे हिंदू भाई बहन मारे जा रहे हैं, उनके पूर्व राष्ट्रपति को आप अपने घर में संरक्षण दिए हुए हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई है, क्या व्यापार का सरलीकरण हुआ है? नमस्कार, आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम शख्सियत में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के दौर की राजनीति सिर्फ सत्ता की नहीं बल्कि संघर्ष, विचार और जमीन से जुड़ाव की कहानी भी है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे चेहरे से जिसने छात्र राजनीति से लेकर प्रदेश और अंतरराज्यीय संगठन तक अपने राजनीतिक सफर को मजबूती से आगे बढ़ाया है। हमारे साथ मौजूद हैं अनुज शुक्ला, आम आदमी पार्टी कानपुर के जिला अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश में पार्टी के प्रांत प्रभारी, आर नगर विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी और छात्र राजनीति में 2007 में डीएवी लॉ कॉलेज के अध्यक्ष रह चुके एक जुझारू नेता। आज यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा राजनीतिक सफर जो आज उत्तर प्रदेश से निकलकर पंजाब तक संगठन को मजबूत करने में जुटा है। अनुज शुक्ला सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं है, वो आम आदमी पार्टी पंजाब में लुधियाना, पटियाला और गोविंदगढ़ जैसे अहम जिलों के प्रभारी भी हैं और जमीनी स्तर पर पार्टी को लगातार मजबूत करने का काम कर रहे हैं। आज हम उनसे बात करेंगे आम आदमी पार्टी की विचारधारा पर, उत्तर प्रदेश की राजनीति के भविष्य पर और उस सोच पर जो सत्ता नहीं व्यवस्था परिवर्तन की बात करती है। अनुज शुक्ला जी, बहुत बहुत नमस्कार। आप नमस्कार, धन्यवाद, स्वागत है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ पंजाब, दोनों को मैनेज करना कितना मुश्किल होता है या फिर जो छात्र राजनीति के गुण थे उसका भी फायदा आपको इसमें मिलता है? देखिए, सबसे पहले आपका और आपके दर्शकों का धन्यवाद। देखिए, जब राजनीति में आप आते हैं तो आप विचार करते हैं कि आपको किस वर्ग विशेष, शोषित, गरीब और समाज में जो एकदम अंतिम पायदान पे लोग हैं उनके लिए काम करना है। तो आपके लिए जिला, प्रदेश और देश सब बराबर रहता है, क्योंकि जब हम देश की बात करते हैं तो देश में किसी भी कोने में कोई शोषित हो, किसी के साथ जुल्म हो रहा हो, उस जगह आम आदमी पार्टी को आवाज उठाने का काम करना है और हम हर जगह करते आ रहे हैं। इसलिए हमारे लोगों के लिए संगठन में काम करना, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, पंजाब में हो, गोवा में हो, हम लोग को राजनीति ही संघर्ष और आंदोलन से प्राप्त हुई है। इसलिए हम लोग को लिए इस प्रकार की राजनीति जो गरीबों और मजलूमों के लिए हो, कोई भी परेशानी का सबक नहीं बनती है। अगर मैं पंजाब और उत्तर प्रदेश की बात करूं तो आम आदमी पार्टी के लिए क्या चीजें हैं जो काफी टफ लगती हैं, मुश्किल लगती हैं, और कौन से चैलेंजेस हैं दोनों प्रदेशों में जो आम आदमी पार्टी को फेस करने पड़ रहे हैं? देखिए, हमारे लिए परेशानी केवल एक है, वो जो है जो भ्रांतियां फैलाई जाती हैं, झूठ, फरेब और जुमलों की सरकार जानबूझकर गरीबों और मजलूमों की आवाज उठाने वाली आम आदमी पार्टी को दबाने का काम करती है। फर्जी मुकदमे लगाकर हमारी पार्टी के नेताओं को दबाव में लेने का काम करती है। हाँ, हालांकि आपने देखा कि किस प्रकार से हमारे नेताओं को जमानत मिली, वहां सत्येंद्र जैन जी को तो बाइज्जत बरी भी कर दिया गया। ईडी और सीबीआई उन पर चार्जशीट तक फाइल नहीं कर पाई। आरोप पत्र में उन्होंने लिख के दे दिया कि हमारे पास पर्याप्त सबूत नहीं है सत्येंद्र जैन जी के खिलाफ, और ऐसे ही आगे होने। लेकिन राजनीति एक हाशिए पे जाती चली जा रही है, जहां पे भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लालच में इतना
मंत्र मुक्त हो गई है कि उसको कुछ समझ में नहीं आता है। उसको लगता है कि सत्ता किसी भी तरह झूठ फरेब और जुमलों से हम पकड़ के रखे रहें, और गरीब मजलूमों की बात करने वाली, शिक्षा, रोजगार और महिलाओं की सुरक्षा की बात करने वाली आम आदमी पार्टी को कैसे दबा के रखा जाए। बस ये जो बदले की भावना, जिस प्रकार से ईडी, सीबीआई और अब तो आप मान के चल रहे हैं कि एसआईआर को लेकर ये जो इलेक्शन कमीशन उसको अपना हाथ की कठपुतली बनाकर, जैसे केंद्र शासित सरकारें हैं और प्रदेशी सरकारें अपना काम कर रही हैं, ये एक हमारे लिए, देश के लिए अच्छी पद्धति नहीं है जिस तरह से राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती आई है। पहले भी बहुत से लोग विपक्ष में अपनी बात उठाते रहे हैं। विपक्ष का काम ही यही है कि सरकार की गलत नीतियों का विरोध करना। विपक्ष का काम ही यही है कि शोषित और गरीब और मजलूमों के हक की बात करना। विपक्ष का काम है कि जो हमारे देश के अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है उसकी समस्याओं को ऊपर लेके आना। लेकिन भारतीय जनता की सरकार ने हमेशा इस बात का विरोध किया है। गरीबों, मजलूमों और शोषितों की आवाज उठाने वालों को दमनकारी नीति के कारण उन्होंने हमेशा दबाने का काम किया है। लेकिन परिवर्तन हो रहा है। आपने देखा होगा कि किस तरह से लोगों का विश्वास बार बार इस बातों में आ रहा है, क्योंकि देखिए ये हमेशा अलगाव की बात करने लगते हैं। आप बात करेंगे गरीबी की तो ये बात करने लगे आतंकवादी की। आप बात करेंगे कि देश में कुछ बेहतर नहीं हो रहा है, कहने लगेंगे आप पाकिस्तानी हैं। अगर आप बात करेंगे कि महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिल रही है तो ये कह देंगे कि पहले भी नहीं होता, नेहरू जी ने नहीं किया। इनके पास समस्याओं के जवाब नहीं है, केवल उलझाने का काम करते हैं। एसआईआर में करीब 2,89,00,000 वोटर के नाम काटे गए हैं, तो क्या उससे क्या आम आदमी पार्टी का भी नुकसान हो रहा है? क्योंकि समाजवादी पार्टी तो कह रही है कि इससे बीजेपी का नुकसान हो रहा है, तो आम आदमी पार्टी का भी नुकसान हो रहा है क्या? क्योंकि आम आदमी की पकड़ जो है उत्तर प्रदेश में इतनी मजबूत नजर नहीं आती है जितनी दिल्ली और पंजाब में नजर आती है। देखिए, बात पकड़ की और फायदे नुकसान की नहीं। जब आप राजनीति में पहला कदम रखते हैं तो आप इस बात का एहसास करते हैं कि अब आप सामाजिक जीवन में आ चुके हैं। आपको समाज और देश के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी अभी 10 साल पुरानी पार्टी है। 10 साल में ही हमने राष्ट्रीय पार्टी होने का तमगा हासिल कर लिया। ये हमारी सफलता नहीं तो क्या है कि 10 साल में जहां लोगों को 50 साल लगे, भारतीय जनता पार्टी को अनेकों साल लग गए, हमने केवल 10 साल में राजनीतिक हैसियत प्राप्त करी और आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त हो गया। ये बड़ी बात नहीं। हम 2 राज्यों में सरकार बना चुके हैं, ये बड़ी बात है। हमारी गुजरात जैसी जगह पर जहां पे भारतीय जनता पार्टी अपना दम भरती है, 13% वोट शेयर के साथ 5 विधायक हैं, ये हमारे लिए उपलब्धियां हैं जो हम दिन पर दिन और बढ़ाते चले जाएंगे। आपने बात करी एसआईआर की। देखिए, एसआईआर एक सिस्टमैटिक सिस्टम है जो कि भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर देश को धोखा देने का काम किया जा रहा है। आप मुझे बताइए कि आप भारत के बाहर होने का बात कहते हैं कि बाहर से लोग आ रहे हैं, वोटर बन रहे हैं, गलत होना चाहिए। आप मुझे बताइए कि 2 करोड़ लोगों का नाम काटा जा चुका है, 2,55,00,000 लोगों के लगभग। उसमें से कितने लोगों को देश के बाहर निकाला गया? अभी आपने देखा होगा कि कन्नौज और छिबरामऊ में 100 ऐसे लोग सामने आए जिनका नाम काट दिया गया, उनको मृत घोषित कर दिया गया, और जबकि वो जीवित थे। तो ये किनका वोट काटे जा रहे हैं? ये वो वोट काटे जा रहे हैं जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, बीजेपी को, लोगों को लगता है कि वोट मुझे नहीं मिलने वाले। अगर आप बार बार इस बात की दम भर रहे हैं कि एसआईआर करके हम देश को और भारतवासियों को एक तरह के पारदर्शिता में लाके दिखाएंगे कि कैसे देश में हमारे सिर्फ भारतवासी वोट डाल पाए, लेकिन आप जब 2.5 करोड़ लोगों के वोट काट देते हैं तो वो बाहर कहां जा रहे हैं? आपने कितने 14 साल में कितने बांग्लादेशियों को बाहर किया, कितने पाकिस्तानियों को बाहर किया, आपने कितने लोगों को देश के बाहर किया, आपने सीएए लेकर आए, कितने लोगों को देश के अंदर लेकर आए। ये केवल देश को जो जमीनी मुद्दे हैं, शिक्षा, रोजगार, महिलाओं की सुरक्षा, युवाओं को रोजगार और व्यापार खत्म होता व्यापार, इसको भटकाने का काम है। आप जब अडानी की बात करेंगे तो ये देश की बात करने लगेंगे। आप कहेंगे कि अडानी के आपने लोन माफ कर दिए तो कह देंगे हमारे पास पैसा नहीं है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी अपने मित्रों को बचाने के लिए इस तरह के प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल करती है।
नहीं, बिल्कुल सही बात है कि इस तरह के आरोप लगातार सभी विपक्षी पार्टियों की तरफ से लगाए जा रहे हैं, लेकिन चुनावी मैदान में तो उतरना ही पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश में एक चुनौती आम आदमी पार्टी के लिए ये भी है कि अपने वजूद को स्थापित करना एक मजबूती के साथ, क्योंकि 2022 के चुनाव में आप आर नगर विधानसभा से प्रत्याशी रहे, आपने संघर्ष किया, अच्छी फाइट भी की, लेकिन जो एक कहते हैं ना कि लौ दिखनी चाहिए थी समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में, वो देखने को नहीं मिली। तो 2022 और आज के वक्त में क्या परिवर्तन देख रहे हैं आप? कितनी मजबूत हुई है समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि आप प्रभारी भी हैं? देखिए, मैं इस बात को जानता हूं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से 2022 के बाद विपक्ष मजबूत हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। आपने 2024 का लोकसभा का चुनाव देखा, किस तरह से सत्ता में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी का अहंकार खत्म हुआ। वो अयोध्या तक जिले में अपना चुनाव हार गई। 2024 बहुत दूर नहीं रहा, 35 लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में खो दी। अब इस बात को मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश हो या देश हो, जनता इस बात को समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी मतलब भ्रष्टाचारी जमावड़ा पार्टी है। केवल भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा हो रहा है और वो देश को चलाने का काम कर रहे हैं अपने तरीके से। चाहे आपने देखा होगा अडानी के पोर्ट पर करोड़ों की ड्रग्स पकड़ा जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। अडानी बांग्लादेश को बिजली बेच रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। भारत सरकार ये नहीं कह रही कि हम बिजली नहीं देंगे क्योंकि वहां हिंदू भाई मारे जा रहे हैं। आपको अपने दोस्त का व्यापार बढ़ाना है, चाहे उस देश में हमारे भाइयों की हत्या भी हो जाए, लेकिन हम उनको बिजली बेचेंगे क्योंकि हमारे दोस्त को फायदा होने वाला है। आप बताइए किस तरह से अडानी को और इन लोगों को बिजनेस में प्रमोट किया जा रहा है। देश का व्यापार खत्म हुआ जा रहा है। जब से आई भाजपा सरकार, व्यापार का हुआ बंटाधार। अब इस बात को मानेंगे कि नहीं मानेंगे कि जिस तरह से जीएसटी की महंगाई और चीजें बढ़ाते चले जा रहे हैं, देश का जो हम लोग का देश एक लघु उद्योग का काम करता था, कुटीर उद्योग का काम करता था, अब सब समाप्त होता चला जा रहा है। केवल व्यापार कुछ पूंजीपतियों के हाथ की कठपुतली रह गया है। आज के समय पे आप घर पे कोई व्यापार रोजगार उद्योग लगा नहीं सकते। इतने आपके ऊपर लाइसेंस, इतनी टैक्सेस, इतना आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई थोप दी जाएगी कि आप सीधे हाथ खड़े कर देंगे। व्यापार करने से बेहतर है कि आप कुछ भी कर लें, लेकिन व्यापार नहीं कर पाएंगे। और जो व्यापार कर रहे हैं उनसे जाके पूछिए कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई है, क्या व्यापार का सरलीकरण हुआ है? जीएसटी के नाम पर इन्होंने केवल लूट करने का काम किया। इन्होंने देश को सरल बनाने के नाम पे लूट करने का काम किया, क्योंकि सरल करा गया है इनके दोस्तों के लिए, इनके मित्रों के लिए। उनका लोन माफ करना था, उनका व्यापार बढ़ाना था, उनको पूरे देश में व्यापार को सेंट्रलाइज कराना था, इसलिए जीएसटी लाई गई। इससे एक गरीब और छोटा उद्योग करने वाले किसी व्यापारी को फायदा हुआ? मुझे एक बता दीजिए, मेरी नजर में तो कोई नहीं आया आज तक। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहता हूं, मैं उत्तर प्रदेश पे वापस आऊंगा, लेकिन पंजाब में क्योंकि आपकी सरकार है, जनता ने भरोसा किया है, तो कौन सी नीतियां थी जिस पर जनता जो है अटैच हुई आम आदमी पार्टी से? क्योंकि अब जो देखने को मिल रहा है, क्योंकि घेराबंदी तो साफ तौर पर देखने को मिल रही है, हालांकि बीजेपी का वजूद इतना स्ट्रांग नहीं पंजाब में, लेकिन कांग्रेस और अकाली दल हो गए, और खासकर कैप्टन अमरिंदर जो है फिर से कांग्रेस की तरफ उनका झुकाव देखने को मिल रहा है। तो भगवंत मान की कौन सी नीतियां हैं जिसने जनता के भरोसे को जीत रखा है? देखिए, पहली बात तो आम आदमी पार्टी की जो सबसे महत्वपूर्ण नीति है, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य। हम इनमें काम करते हैं। हम मूलभूत जो जरूरतें हैं जनता की, उस पर काम करते हैं। वही दिल्ली का जो मॉडल है, वही मॉडल ही चल रहा है। देखिए, हमारे नेता श्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, उनके दिशा निर्देश पर पार्टी जो अपने मैनिफेस्टो में गठन किया था, जिस विचारधारा से पार्टी बनी थी, जिस आंदोलन से पार्टी बनी थी, उसी पे हम निरंतर काम करते चले जा रहे हैं। आप चाहे दिल्ली हो, दिल्ली में हमारे ऊपर वहाँ के लोगों ने भरोसा किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने साजिश करके दिल्ली के कई जिलों के वोट काट दिए। कई मंत्रियों के घर में हजारों वोट बढ़ाकर वोट चोरी करने का काम किया गया। ये मैं दावे से कह सकता हूं, अगर ईमानदारी से, पारदर्शिता के साथ चुनाव होते तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी को हरा पाना, क्योंकि उनकी नीतियों ने काम किया है, गरीब तबके तक काम किया है। वहाँ बिजली पानी, हमारे जो गरीब भाई बहन हैं जो पैसा नहीं दे सकते तो उनकी बिजली पानी मुफ्त करके उन्होंने उनको स्ट्रीम मेन लाइन में लाने का काम किया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी
केवल भ्रम फैलाकर, केवल उन्होंने कहा साहब शराब का घोटाला हो गया, शराब का घोटाला हो गया। आप मुझे बताइए कि शराब का घोटाला हुआ कितने का, आज तक ये फिगर नहीं आई। आप ये बताइए कि शराब के घोटाले में हमको लाभ कितना मिला, ये फिगर नहीं आई। शराब का घोटाला किस प्रकार से हमने किया, ये आज तक चार्जशीट ईडी और सीबीआई फाइल नहीं कर पाया, केवल क्योंकि पीएमएलए कानून में ऐसे महत्वपूर्ण संशोधन कर दिए गए सरकार के द्वारा, केवल एफआईआर फाइल होने पर आपको जेल जाना पड़ेगा। उसके मद्देनजर हमारे नेताओं को जेल भेजा गया। जब कई महीनों तक ईडी चार्जशीट और सीबीआई चार्जशीट फाइल नहीं कर पाई तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनको जमानत दे दी। लेकिन आपको विश्वास होगा कि आज तक इतना समय बीत जाने के बाद संजय सिंह जी के खिलाफ एक कोई सबूत मिला हो? 6-6 महीने जेल में हम लोग के नेता रहे, लेकिन एक सबूत आप बता दीजिए, आपकी नजर में आया हो कि ईडी ने इस कोर्ट में चार्जशीट फाइल करी या कोई बात करी हो? हाँ, आपने ये जरूर देखा होगा सचिन जैन जी के लिए सीबीआई ने कह दिया कि मेरे पास कोई साक्ष्य नहीं है। आपने 2.5 साल किसी व्यक्ति को, किसी मंत्री को जेल में रखा और जेल में रखने के बाद आप 2.5 साल बाद कह रहे हो कि मेरे पास सबूत नहीं है। यह आपने लोकतंत्र का मजाक बना रखा है। आप केवल अपनी राजनीतिक कुर्सी को बचाने के लिए, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, देश की जनता को भ्रमित करने का काम करते हैं। आप अपने साथ भ्रष्टाचारियों को जोड़ लेते हैं, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे व्यापम घोटाले में व्याप्त शिवराज सिंह चौहान जी हो, और चाहे आसाम के मुख्यमंत्री हो। आप जब घोटालों की बात करते हैं और वो व्यक्ति आपके साथ आ जाता है तो वो पाक साफ हो जाता है। अरित पवार को आपने ले लिया, वो ईमानदार हो गए, पहले वो गलत थे। आपकी इन गलत नीतियों से देश अब पर्दा उठ चुका है। अब आने वाले चुनाव में आपको दिखाई पड़ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी, और दूर ना जाइए, हमारे शहर में एक नया विरोध आपस में ही पैदा हो गया। कोई कह रहा है बंटी टैक्स लिया जा रहा है, कोई कह रहा है कि हमारी जो मेयर है वो नगर निगम नहीं चला रही, उनका बेटा चला रहा है। क्या मजाक हो रखा है? संवैधानिक पद में एक मेयर का बेटा चलाएगा जिसका पास कोई पद नहीं है, लेकिन कोई बात करने वाला नहीं है, कोई चर्चा करने वाला नहीं है। पार्टी के 6-6 पार्षद हर जगह अपना झंडा लेके आगे संघर्ष कर रहे हैं, उनका साथ देने के लिए पार्टी नहीं खड़ी हो पा रही है। एक बड़ा नेता जवाब नहीं दे पा रहा है, क्योंकि लूट बंटाधार की राजनीति चल रही है। किस प्रकार से लूटा जा सके, चाहे वो ट्रिपल इंजन की सरकार हो, जिसको जहां मौका मिल रहा है वो लूट कर रहा है। नगर निगम हो, प्रदेश हो या देश हो, जिसको जहां मौका मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी की लूट में सब लुटेरे लूट रहे हैं। लेकिन अनुज जी, सवाल ये भी है कि फिर आप फाइट करेंगे कैसे? क्योंकि जैसे आप और सभी विपक्षी पार्टियां, क्योंकि अखिलेश यादव ने भी अभी बिहार चुनाव आपने देखा कि वहां पर एसआईआर को लेकर जो है गर्मा गर्मी देखने को मिली, और अब उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव है, तो प्लानिंग क्या है? किस तरीके से आप जो है योगी सरकार का सामना करेंगे? क्योंकि विपक्ष तो पूरा है, और क्या विपक्ष यहाँ पे भी एकजुट होगा या फिर अखिलेश यादव टाटा बाय बाय करेंगे उत्तर प्रदेश में? देखिए, हम लोग एक बात को समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी, सीबीआई, ईडी और अब इलेक्शन कमीशन की जो लाइन है वो बहुत बड़ी हो चुकी है। इस लाइन को छोटा करने के लिए हमको जनता का जन समर्थन और जनता के विश्वास पे खरा उतरना पड़ेगा। हम उनकी लाइन को, अगर वो अपने जुगाड़ से, वोट चोरी से एन नंबर ऑफ वोट लाते हैं, तो हमको N+ वोट चाहिए। हम जनता के बीच में जा जाके अपनी बातें रख रहे हैं, जनता के बीच में अपने बातों के, अपने वायदों को, पूर्व में किए गए कामों को उजागर करने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अगर पिछले सालों से, यानी पिछले 14 सालों में जब तक केंद्र में सरकार है, प्रदेश में सरकार, एक काम करा हो तो बताइए। हाँ, एक जरूर काम किया है कि जो पुरानी योजनाएं थी उनका नाम बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने बाखूबी किया है। नाम बदल के, पैकेट केवल अपना बदलकर, स्टिकर लगाकर जनता के सामने पेश करने का काम किया हो। वो राम जी हो, और चाहे मनरेगा हो, चाहे कोई योजना हो, चाहे जिले का नाम हो, भारतीय जनता पार्टी ने केवल नाम बदलने की राजनीति में काम किया है। इसके बाद ना देश में, ना रोजगार में, ना व्यापार में, ना भ्रष्टाचार में, ना बढ़ती हुई महंगाई में किसी का कोई ध्यान ही नहीं है। देश को भूल चुके हैं, केवल अपनी सत्ता में कुर्सी पकड़ना चाहते हैं। अच्छा अनुज जी, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या को लेकर जो अभियान प्रदेश सरकार चला रही है, एसआईआर कई राज्यों में लागू हो चुका है,
बंगाल में चुनाव होना है और उसके बाद कई राज्यों में चुनाव होने हैं। तो आप किस तरीके से देख रहे हैं? मैं देश हित के पर्पज से बात कर रहा हूं कि अगर जो भी बाहरी हैं, बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, वो हक मार रहे हैं गरीबों का, अगर प्रदेश सरकार ये कदम उठा रही, चुनाव आयोग ये कदम उठा रहा है, तो फिर इसमें गलत क्या? आप इसको किस तरीके से गलत देख रहे हैं? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत देश भारतवासियों के लिए है और उसमें जो सीमित अधिकार है वो भी हमारे भाइयों और बहनों के लिए है। इसमें कोई दो राय नहीं, किसी को भी इसमें कष्ट नहीं है। लेकिन आप मुझे बताइए, आप सम्मानित पत्रकार हैं, पिछले 2014 से लेकर आज तक केंद्र की सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। बाहर के देशों के लोगों का आना और जाना, इसकी निगरानी कौन करता है? गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय किसके पास है? भारतीय जनता पार्टी के पास है। आप मुझे आंकड़ा बता दीजिए कि 2014 से लेकर अभी तक कितने बाहर के बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, कितने लोगों को बाहर निकालने का काम किया गया है? और आपके रहते हुए कोई बाहरी व्यक्ति कैसे देश में घुसा चला आ रहा है? आपके रहते हुए बाहरी व्यक्ति कैसे हमारे यहां पे आतंकवाद की कार्रवाई कर देता है? आपके रहते हुए जम्मू कश्मीर में हमारे निर्दोष भाई बहनों का खून बहा दिया जाता है। इसमें जवाब देने का काम आप नहीं करते हैं, आप केवल लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम करते हैं। आप अच्छी सेनाओं के साथ चल रहे सिंदूर ऑपरेशन को बंद करने का काम करते हैं अमेरिका के दबाव में। आप काम करते हैं राजनीतिक दबाव में सिंदूर जैसे ऑपरेशन को बंद करने का, नाम बदलने का। महिलाओं के सिंदूर लुट गए, लेकिन आपने आज तक नहीं बताया कि कितने आतंकवादियों ने मारा, उन आतंकवादी गए कहां। चलिए, जो भारत के अंदर आके जिन्होंने हमारी माताओं बहनों को सिंदूर को खत्म किया, हमारे भाइयों की हत्या की, वो आतंकवादी आज तक भारत के बाहर हैं, गए या नहीं गए, ये इसका प्रमाण नहीं दिया कि वो भारत के अंदर रुके हुए हैं कि बाहर निकल गए, उनको हमने मारा। और मारा भी तो हमारी बहनों ने तो देखा था उनको कि किन आतंकवादियों ने आकर उनके सुहाग को उजाड़ा है, तो उनसे शिनाख्त कराई क्या? क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने जिनको मारा हुआ दिखाया है वो थे ही नहीं। वो भारत में आते हैं, आतंकवादी कार्रवाई करते हैं और एक कैसे बाहर निकल जाते हैं, इस पे गृह मंत्रालय कुछ नहीं बोल पाता है। लेकिन आप केवल चुनाव प्रचार में, मैं बांग्लादेशियों को घुसने नहीं दूंगा। अरे, घुसने के लिए गेट कौन बना रहा है? गेट तो आप ही खोल के बैठे हुए हो। 2014 से गृह मंत्रालय आप चला रहे हो, देश के बॉर्डर की पूरी सुरक्षा आपके हाथ में है। अगर 2014 की सुरक्षा से देखा जाए तो कितने लोगों को अंदर और बाहर आने का मौका आप दे रहे हो, ये आंकड़ा दीजिए ना। वो ये कह रहे हैं कि यही तो है कि ये लंबे टाइम से जो प्रोसेस चल रहा था बाहर से अंदर आने का, अब बाहर निकालने का प्रोसेस चालू है, इसलिए विपक्ष जो है बौखलाया हुआ है। और खासकर आम आदमी पार्टी की तरफ भी टारगेट था, क्योंकि बिहार चुनाव में भी हमने देखा, क्योंकि दिल्ली, बंगाल और उत्तर प्रदेश ये 3 राज्य ऐसे हैं जहां सबसे ज्यादा रोहिंग्या के बसने की जानकारी मिलती है। तो क्या आप लोग मान रहे हैं, क्योंकि बीजेपी तो कह रही है कि हम इन लोगों का वोट बैंक काट रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बाहर से बुला के बसाया और वो उनका वोट बैंक था, इसलिए जो है विपक्ष फड़फड़ाया हुआ है। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि हम एक एक भारत के नागरिक का जो अधिकार है उसके हित के लिए काम करने वाली पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। हम जुमलों की पार्टी नहीं है। हम लोगों ने कोई बांग्लादेशी नहीं लाए, लेकिन बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति को आपने लाकर अपने देश में बसाया। उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जहां हमारे हिंदू भाई बहन मारे जा रहे हैं, उनके पूर्व राष्ट्रपति को आप अपने घर में संरक्षण दिए हुए हैं। उनसे सवाल क्यों नहीं करते हैं कि हमारे देश के भाई बहनों को, वहां पे हिंदुओं को मारा क्यों जा रहा है? आपने एक बार भी यह प्रश्न नहीं किया कि हिंदुस्तान में जो भी लोग घुसे हुए हैं, आप उन पॉलिसियों को सबके सामने रखिए ना। मैंने आपसे पहले भी कहा, 2014 से लेकर गृह मंत्रालय ने कितने लोगों को बाहर किया, इसका आंकड़ा तो पेश करे कि चलिए, आपने तो चिन्हित किया होगा ना कि भाई ये कॉलोनी रोहिंग्याओं की है, ये गलत अवैध है। चाहते हैं कि उसे जनता के सामने पेश कर दिए, जो भी आपने काम किया है। हम लोग देशवासियों की हित की बात करते हैं। हम ये नहीं चाहते हैं कि आप वोट बैंक आधारित काम करें कि ये मेरा वोटर है, इसको हम सेव कर ले, ये मेरा वोटर नहीं है, इसको किसी भी तरह बलगला के हम देश के बाहर या उसको गलत साबित करने का काम करें। आप देश के लिए काम करिए, आप सामने रखिए, आंकड़ा सामने रखिए।
आप ये भी आंकड़ा सामने रखिए कि कितने देश के अंदर आए, पहले आए, अभी घुस रहे हैं। जो भी आपके आंकड़े हों वो आप रखिए ना, क्योंकि 2014 से तो आप ही गृह मंत्रालय चला रहे हैं। अच्छा अनुज जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहे हैं और बीजेपी भी जो है वो दांव पे दांव चल रही है, क्योंकि अभी जो उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया बीजेपी ने वो भी जो है उसी कैटेगरी से आते हैं। तो जाति गणित को साधने का काम मुख्य जो पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश की बात करें, बीजेपी और समाजवादी पार्टी, वो तो कर रही हैं। आप लोग किस तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं? क्या आप लोग भी पीडीए तरीके का कोई फॉर्मूला लेकर आने वाले हैं 2027 में? देखिए, जो भी परेशान है, शोषित है, दलित है, गरीब है, उसके हित की लड़ाई लड़ने का काम आम आदमी पार्टी निरंतर करती चली आ रही है। हम जातिगत राजनीति में नहीं फंसे हुए हैं। हमारे लिए हर भारतवासी, प्रदेश का नागरिक हमारा साथी है, उसको हमको स्ट्रीम लाइन से मेन लाइन पे लाना है। हमारी सोच हमेशा साफ रही है कि शिक्षा, देखिए अगर सब शिक्षित होंगे तो इन सब बेकार के मुद्दों पे हम चर्चा ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन पूर्व से लेकर अभी तक सरकारों ने हमारे लोगों को पढ़ाने का काम ही नहीं किया है। केवल आप प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करा लीजिए, प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा लीजिए, क्यों सरकार अपंग हो चुकी है। वो शिक्षा नहीं दे पा रही हैं, स्वास्थ्य नहीं दे पा रही हैं, महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पा रही हैं, युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही हैं, और बने हम सरकार। ये काम करके केजरीवाल जी ने दिल्ली में दिखाया कि किस तरह से सरकार स्वास्थ्य दे सकती है, शिक्षा दे सकती है, महिलाओं को सुरक्षा की गारंटी दे सकती है, युवाओं को रोजगार दे सकती है। आप मुझे बताइए कि उत्तर प्रदेश भौगोलिक ढांचे में कितना बड़ा होगा और दिल्ली कितना बड़ा होगा, लेकिन एक दुनिया की कोई ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी जो भारत में हो और दिल्ली में उसका ऑफिस ना हो। व्यापार को बढ़ाने का काम किया केजरीवाल जी ने, रोजगार दिलाने का काम किया केजरीवाल जी ने, दिल्ली को समृद्ध बनाने का काम किया केजरीवाल जी ने। और उसी की देन है कि हिंदुस्तान की राजधानी में हर देश का हमारे उत्तर प्रदेश से लाखों युवा कहां जा रहे हैं? नौकरी करने दिल्ली जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? उत्तर प्रदेश में नौकरी का अकाल क्यों पड़ा हुआ है? क्यों उत्तर प्रदेश की सरकारें जो पूर्व में रही, अभी रही, इस बात में किसी ने विचार नहीं किया कि हमारे देश, हमारे प्रदेश का बच्चा दूसरे प्रदेश में जाके नौकरी क्यों कर रहा है? हम इतने अपंग क्यों हो चुके हैं कि हम यहां नौकरी नहीं दे पा रहे हैं? आपके घर में कोई अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, उसको कहां नौकरी मिल पा रही है? उसको दिल्ली जाना पड़ता है, बेंगलोर जाना पड़ता है और राज्यों में जाना पड़ता है। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में नौकरी विहीन हो चुका है? हम इस पे विचार नहीं करते। नहीं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये सभी पार्टियों को सोचने की जरूरत है, क्योंकि रोजगार की जरूरत सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, देश के कई राज्यों में है जहां बहुत ज्यादा जरूरत है रोजगार की। अनुज जी, अब मैं आप पर आता हूं, क्योंकि पिछली बार तो आपने आर नगर विधानसभा से दम भरा था और पूरी मेहनत और जोश के साथ आप लगे हुए थे। 2027 में कहां से फिर से वहीं से चुनाव लड़ने का प्लान है, या फिर कोई दूसरी सीट में जो है विधानसभा से लड़ने का है? आपकी फेवरेट सीट कौन सी है कानपुर की? देखिए, हम लोग आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं। 2022 में पार्टी ने आदेश किया कि आपको आर नगर विधानसभा से प्रत्याशी घोषित किया जा रहा है, आपको चुनाव लड़ना है। हम लोग चुनाव में आए और चुनाव अपनी दम भर जनता के साथ मिलकर लड़ा, क्योंकि हमारे सामने जो प्रतिद्वंदी थे भारतीय जनता पार्टी और दल, वो उनके पास साधन संसाधन, रुपए धन, उन सब की वो था, वो चलिए बात हो गई। हमारी यहाँ पार्टी तय करती है कि हमको किस तरह से राजनीति में आगे बढ़ना है, क्या काम करना है, कौन साथी हमारा किस जगह के लिए उपयुक्त है। तो 2027 में जो पार्टी आदेश करेगी, जैसा आदेश करेगी वो हम काम करेंगे। हम आपको अभी बता दें कि हम लोग पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं। केजरीवाल जी और संजय सिंह जी के हम लोग फॉलोवर्स हैं, उनके सिपाही हैं, और जैसा वो आदेश करेंगे उस आदेश को हम लोग को पालन करना अक्षर था, उसमें कोई दो राय नहीं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मैं बस एक आखिरी सवाल और आपसे जानना चाह रहा हूं, क्योंकि अब बंगाल में जो है सरगर्मी बढ़ गई है, क्योंकि चुनाव भी है और कल आपने देखा ही होगा कि ममता बनर्जी ने मोर्चा खोल दिया है। तो क्या अरविंद केजरीवाल ममता दी के साथ मैदान में उतरकर दो हाथ करने के लिए तैयार हैं, या फिर रणनीति कुछ और है? देखिए, हमारी विचारधारा साफ है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसने देश का बंटाधार कर दिया है, देश को कंगाल कर दिया है, अपने मित्रों को लोन माफ करके देश के बैंकों पे कर्जा बढ़ा दिया है,
देश के व्यक्तियों पे कर्जा बढ़ा दिया है। इसका विरोध हम करते आए हैं, करते रहेंगे। उसके लिए हमको ममता बनर्जी, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन में किसी भी पार्टी का सहयोग करना पड़े। हम ये मान के चलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर देश में रही और देश की सत्ता में रही तो हम सब का हाल एक पाकिस्तान के जैसा होने वाला है कि कुछ लोग ही समृद्ध बचेंगे, बाकी देश कंगाल हो चुका होगा, देश का बंटाधार हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के मित्रों के अलावा किसी के पास रोजगार नहीं बचेगा, किसी के पास व्यापार नहीं बचेगा, किसी के पास शिक्षा नहीं रहेगी, क्योंकि सारे शिक्षा सिर्फ प्राइवेट की ओर जा रहे हैं। प्राइवेट स्कूल में बच्चों को भर्ती करा दीजिए, प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा दीजिए। ये कोई बात करने वाली सरकारें नहीं है जो जनता के हित में बात करें। आप मुझे बताइए कि हैलट और उर्सला जैसे हॉस्पिटल में इलाज होता है? अगर हमारे घर में कोई बीमार हो जाएगा तो हम क्या सोचेंगे कि किसी तरह उसका प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा ले। अगर पैसा नहीं होगा तो ही हम दौड़ के जाएंगे उर्सला और हैलट में, क्योंकि हमको पता है ये मौत के कारखाने बन चुके हैं। यहां पे इलाज नहीं हो रहा है, इलाज के नाम पे खेल हो रहा है, बाहर की दवाइयां लिखी जा रही हैं। आप मुझे बताइए, अगर हम लोग समृद्ध होते हैं तो क्या अपने बच्चों को किसी सरकारी स्कूल में पढ़ाने का काम करेंगे? ये सरकार जो सत्ता में बैठने का काम करती है, मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक, पार्षद, ये अपने बच्चों का एडमिशन सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं कराते हैं? क्यों नहीं उनको पढ़ाते हैं? हमारे यहां दिल्ली में सारे सांसद, विधायक अपने बच्चों का एडमिशन सरकारी स्कूल में कराते थे। आप मुझे एक सूची दिखा दीजिए कि उत्तर प्रदेश के कितने मंत्रियों का, सांसदों के, विधायकों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। जिस सत्ता में आप हो, जिस सत्ता की भागदौड़ आपके हाथ में है, जो सत्ता आप चला रहे हो, उस पर भी आपका विश्वास नहीं है। उस पर भी अपने बच्चों का एडमिशन नहीं करा सकते, अपने माताओं पिता का इलाज नहीं करा सकते उस सरकारी हॉस्पिटल में। आप किस सरकार को चलाने का काम कर रहे हैं? ये देश, ये प्रदेश किस रास्ते पे जा रहा है? हम लोगों को ये विचार करना पड़ेगा कि हमारे अंदर जो ज्वालामुखी बार बार फूटने वाला है, उसको हम लोग को उबाल के लाना पड़ेगा। हमारी माताओं के लिए, बहनों के लिए, बच्चों के लिए, देश हित में हमको इस जुमला पार्टी से बचना पड़ेगा, जो हमारे अंदर दीवार और दरार पैदा करने वाली पार्टी है, जो हिंदुस्तानियों के अंदर भेदभाव पैदा करने वाली पार्टी है, जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई करके बाकी सारे मुद्दों को भ्रमित करने वाली पार्टी है, जो रोजगार, शिक्षा पे बात करने वाली। आप बताइए महंगाई कहां पहुंच चुकी है? जब ये 2014 में आए थे तब महंगाई कहां थी और आज महंगाई किस दर पे बढ़ गई है? किसी एक वस्तु पे महंगाई की दर कम हुई तो मुझे बताइए। अभी एक इतना बड़ा प्रोपेगेंडा चला कि जीएसटी कम हो गई, जीएसटी कम हो गई, जीएसटी कम हो गई। जीएसटी कम होने के बाद आप मुझे बताइए कि किस उत्पादन पर महंगाई कम हुई है? एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। इन्होंने किताबों को जीएसटी से मुक्त कर दिया, लेकिन किताबों जिन पन्नों से बनती है, पेजों को जीएसटी के दायरे में ले आई। तो किताब तो टैक्स फ्री हो गई, कॉपियां टैक्स फ्री हो गई, जो उसके पन्ने थे जो टैक्स फ्री थे वो टैक्सेबल हो गए। मतलब आपका कहने का मतलब है इधर का कान छोड़ के इधर का पकड़ नहीं, लिया। मेरा कहना ये तो वास्तव में हुआ है। आप इसकी जांच करा लीजिए, देख लीजिए, आप ही आकलन कर लीजिए कि जीएसटी के बाद एक भी वस्तु में कोई कमी आई हो। खाने की वस्तु में, पहनने की वस्तु में, मकान, घर, रोटी, कपड़ा, मकान, ये तो हमारी बुनियादी चीजें हैं ना। एक गरीब को क्या चाहिए? ये बस चाहते हैं कि गरीब इनके जुमलों में फंसकर इनकी नारेबाजी करता रहे, गरीब इनके लिए केवल आंदोलन के लिए खड़ा रहे, लेकिन वास्तव में देश और देश के लिए कोई काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं। 2014 से कौन सा बड़ा उद्योग आप बताइए उत्तर प्रदेश में लग गया, जहां पे भौगोलिक ढांचे में सब कुछ उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश का ऐसा भौगोलिक ढांचा है जहां पे गंगा से लेकर ऐसी जमीनें हैं, उपजाऊ जमीनें हैं, ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे बड़े बड़े कारखाने लग सकते थे, लोगों को रोजगार मिल सकता था। लेकिन
रेल डब्बा बनने की फैक्ट्री जो रायबरेली में सोनिया गांधी जी ने लगाई थी, उसके बाद ऐसा कोई बड़ा प्लांट बताइए जो उत्तर प्रदेश में लगा हो जिससे लोगों को रोजगार मिला हो। हाँ, हमारे यहाँ पे हर साल व्यापारिक समिट होती है जिसके नाम पे करोड़ों रुपए का घोटाला कर दिया जाता है। लखनऊ में अरबों रुपए खर्चा कर दिए जाते हैं व्यापारिक समिट के नाम पर, लेकिन एक भी व्यापारी आके अपना रोजगार व्यापार स्थल यहाँ नहीं बनाता है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और हम उम्मीद करते हैं कि 2027 में समाजवादी पार्टी एक मजबूत पार्टी के साथ बनकर उभरेगी और महत्वपूर्ण भूमिका उत्तर प्रदेश की राजनीति में निभाएगी। अनुज जी, बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं भी 2027 को लेकर कि जो संघर्ष 2022 में आपने किया था वो 2027 में सफल जरूर होगा। तो आपने देखा कि आज शख्सियत में हमने बातचीत की एक ऐसे नेता से जिसकी राजनीति का आधार पोस्टर और प्रचार नहीं बल्कि संगठन, संघर्ष और विचारधारा है। अनुज शुक्ला का सफर छात्र राजनीति से शुरू होकर प्रदेश और राज्यों की सीमाओं को पार करता हुआ आज आम आदमी पार्टी के संगठन को नई दिशा देने की कोशिश में है। उनकी बातों से साफ है कि राजनीति अगर नियत से की जाए तो वह सिर्फ सत्ता का रास्ता नहीं बल्कि बदलाव का जरिया भी बन सकती है। इसी उम्मीद के साथ हम आज के कार्यक्रम शख्सियत को यहीं विराम देते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। नमस्कार।